हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल स्ट्रीम एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम रचना शरीर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक केस, दंत, नक, शरीर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यह वीडियो क्विक रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसका सिलेबस कॉपी में 4 मार्क का वेटेज बताया गया है। आचार्य सारंदर ने नक तथा रोम को अस्थि धातु का मल कहा गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आचार्य सारंदर अस्थि धातु का मल नक और रोम को माना गया है। इसके लिए श्लोका बताया गया है। कप पित्त मलम केशु प्रस्वेदो नक रोमच नेत्रविद तोक्षु च स्नेहो धातुना क्रमशः मला। रेफरेंस सारंदर। कप रूपी जल रस धातु का, रंजक पित्त रस रक्त धातु का, कर्णविट नासामल मांस धातु का, स्वेदभेद धातु का, नक तथा रोम अस्थि धातु का, नेत्र मल मज्जा धातु का कहा गया है। कहीं पर युवान पीड़िका को शुक्र धातु का भी मल कहा गया है। उसके बाद केस तथा दंत की उपधातु की गणना भी की गई है। यह आप स्लाइड में देख सकते हैं। इसे क्षीर रस की उपधातु है, रक्त का उपधातु रज बताया गया है, मांस का उपधातु वसा बताया गया है, मेद का स्वेद, अस्थि का दंत, मज्जा का केश, शुक्र का ओज बताया गया है। पंचमहाभौतिक स्वरूप। आयुर्वेद के सिद्धांतों में पंचमहाभौतिक सिद्धांत का बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य पंचमहाभौतिक स्वरूप होता है, यानी कि सर्वद्रव्य पंचमहाभौतिकम। उसके बाद अस्थि धातु में पृथ्वी तथा वायु का प्रधानता होती है तथा मज्जा धातु में जल महाभूत का प्रधानता होता है। उसके बाद इस प्रकार दंत, जो कि अस्थि धातु का उपधातु है, इसमें पृथ्वी तथा वायु महाभूत प्रोमिनेंट होता है। केस में मज्जा धातु का उपधातु है, इसलिए इसमें जल महाभूत प्रिडोमिनेंट होता है। नक को अस्थि धातु का मल बताया गया, इसलिए इसे पृथ्वी तथा वायु महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद इसका व्यवहारिक उपयोग रोग उत्पन्न होने के पश्चात इनकी चिकित्सा हेतु द्रव्य प्रयोग या रस प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यह गर्भ पिता से भी उत्पन्न होता है तथा पिता के बिना इसकी उत्पत्ति हो सकती है। गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले जरायुज प्राणियों की भी उत्पत्ति पिता के बिना नहीं होती। गर्भ में पिता से उत्पन्न होने वाला भाव को अंतर्गत केश, मसलू, नक, रोम, दंत, अस्थि, शिरा, स्नायु, धमनी तथा वीर्य का ग्रहण होता है। केश, नक तथा दंत के प्राकृत विकृत स्वरूप तथा व्याधियाँ, यानी कि केश, नक, दंत, इसके प्राकृत क्या स्वरूप है और उसके क्या व्याधि होते हैं, यह देखते हैं। आयुर्वेद ने दंत को अस्थि माना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दंत इज द वन ऑफ द अस्थि। दंतों को रुचक अस्थि भी कहा गया है। यह एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। काश्यप संहिता तथा अष्टांग संग्रह में दंत संबंधी विस्तृत वर्णन आया है। दशनास्तु रुचकानी, यानी कि दसन यानी कि दंत रुचक, तेजस्वी, चमकने वाला अस्थि होता है। दंत उत्पन्न होने का काल। दीर्घायु बच्चों में 8वें मास में अथवा इसके बाद भी दंत निकलते हैं। उसके बाद अन्य बालकों में 4थे मास में दांत की उत्पत्ति होती है। बहुत छोटी उम्र में दांत निकालने के कारण उत्पन्न वेदना से पीड़ित बालक को धातु का संपूर्ण बलवान नहीं होते। बालक के दूध के दंत गिरने का काल। इसमें बालक का जिस मास में
जो दूध का दांत उत्पन्न होता है वही दांत उसे वर्ष में गिरता है। प्राय 8वें वर्ष से पहले दांत निकल जाते हैं। इष्ट यानी कि योग्य शरीर के लक्षण में दांत का लक्षण, दांत दंत प्रमाण से बड़े, पतले, स्निग्ध, शुक्लवर्णी, घन, मित्रता मजबूत होती है। दंतमूल गूढ़, गहरे, बाहर से दिखाई न देने होते हैं। दंत विषयक अरिष्ट, यदि रोगी में दांत मल से लिप्त हो, अधिक श्वेत हो तथा दांतों पर शर्करा जमा हुई, उसको अरिष्ट कहते हैं। टूट delay or dental caries is the common diseases of the teeth. It occurs on the teeth surface, causing the delay or the loss of the teeth, and may the infection of the paranasal sinus or the surface of the face and the neck. Besides these, diabetes, autoimmune condition, anorexia may be affected the teeth. दंतगत रोग, आचार्य सुश्रुत ने 8 दंतगत रोग तथा दाढन, कृमिदंत, दंतहर्ष, भ्रंजनक, शर्करा, कपालिका, श्यावदंतक तथा हनुमोक्ष का वर्णन किया गया है। आचार्य वाग्भट तथा सारंदर ने 10 दंतगोत रोग माने गए हैं। यह अभी देखते हैं। यह MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप याद कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने दंतगत रोग 8 बताए गए हैं और आचार्य वाग्भट और आचार्य सारंदर ने दंतगत रोग 10 बताए गए हैं। यह नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें रोग देखते हैं। डालन, यह आप ये स्क्रीन में भी देख सकते हैं। डालन, कृमिदंत, दंतहर्ष, भ्रंजनक, दंत शर्करा, कपालिका, श्यावदंत, हनुमोक्ष, इनमें मेनली वात दोष प्रोमिनेंट बहुत रोग दिखाई दे जाते हैं। इसका लक्षण दोष आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नख यानी कि नेल बेड, स्थिर गोलाकार, चिकने, ताम्रवर्ण के लाल, ऊंचे उठे हुए तथा खोपड़ी नख को उत्तम माना गया है। नख विषयक अरिष्ट, यानी कि नख के अरिष्ट लक्षण क्या है? रोगी के नख यदि मांस तथा रक्त से शून्य प्रतीत हो तथा जामुन फल सदृश वर्ण हो, उसको वह अरिष्ट लक्षण बोला गया है। नेल एबनॉर्मलिटी, यह क्लिनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्लम्बिंग, यानी कि जब क्लम्बिंग दिखाई पड़ता है पेशेंट में, तब रिस्पिरेटरी डिसीज हो सकता है। उसके बाद ओनिक्लोराइसिस यानी कि सोराइसिस फंगल इन्फेक्शन में दिखाई देता है। कोरेनिलिजिया, इसमें आयरन डेफिशिएंसी में यह दिखाई देता है। ट्रांसवर्स रीजिंग, सिमेट्रिकल इलनेस, व्हाइट स्ट्रेच, फंगल इन्फेक्शन, ओनोक्रोगोपसिस, यह इसमें ट्रोमा एजिंग में दिखाई देता है। ल्यूकोनेचिजिया, लिवर डिसीज में दिखाई देता है। यह आयुर्वेद के हिसाब से नख रोग कौन से बताए हैं ये देखते हैं। चिप्प, यानी कि चिप्प डिसीज में पित्त तथा वात नख में मांस में अधिष्ठित होकर पीड़ा, जलन तथा पाक उत्पन्न करते हैं। इसे चिप्प रोग कहता है। उपनह तथा शतरोग रोग कहा जाता है। चिप्प, इसमें मेनली पित्त और वात प्रोमिनेंट है। यह MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। नख, इसमें चोट लगने से प्रदुष्ट नख रुक्ष, काला तथा कठिन हो जाता है। इसके कुनुक या कुलीन कहा जाता है। उसके बाद केस देखते हैं। एक केस अलग अलग निकले हो, मृदु, अल्प, स्निग्ध तथा जिनका भूल दृढ़ हो तथा काला हो, ऐसे प्रशस्त माना गया है। ये किसको? आइडियल ईयर्स यानी कि केस माना गया है। केस विषयक अरिष्ट, रोगी के केस और रोम को पकड़कर खींचे, यदि खींचने पर केस और रोम उखड़ जाए तथा वेदना न हो, उसको अरिष्ट समझा गया है। इसमें डिसीज है खालित्य, दारुणक, आरुणशिका, पालित्य, यह 4 डिसीज बताए गए हैं। खालित्य में
वात पित्त के साथ मिलाकर रोमकूपों में जाकर केस को गिरा देता है। पश्चात रक्त के